सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि क्या इसका आपने हमारे पास सारा लेखा-जोखा है। एक-एक एनपीएस में कितना पैसा किसको मिल रहा, मैं पहले कहा करता था इतना मिलेगा, अब मिल रहा है। यूपीएस क्योंकि अभी आया है, उसकी भी गणना हमारे पास पूरी है। लेकिन सरकार जानते हैं, मैं राजू भाई मैं बताऊँ आपको, सरकार इस समय बड़ी चालाकी से क्या काम कर रही है, जिनका हक है और जो आंदोलनरत है, उनसे हम बात नहीं करेंगे। जिनको ओपीएस की मलाई मिल रही है, उनसे हम संवाद करेंगे और उनके साथ फोटो खिंचा के बता देंगे कि कर्मचारी संतुष्ट है। ये सरकार की फूट डालो राज करी की नीति के अनुसार चल रहा है मामला। तो ये हमारे पर कल कुछ न सरकार आज बैठे, मैं आपसे आपसे ही मैं तमाम सारे दर्शक इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आप ही से कहना चाहता हूँ कि आप 8 साल और 18 साल कोई आदमी रिटायर होने के बाद मतलब एक मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 8 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है। आप 18 साल पेंशन मान लेते हैं, आप देने को तैयार नहीं हैं। लेकिन 30 साल साढ़े 28% पैसा हमारा और सरकार का पैसा आप जो है व्यापारियों को दे रहे हैं। 28% पैसा, साढ़े 28% पैसा बहुत होता है। और अब की तो यूपीएस में इन्होंने बड़ी चालाकी से काम कर दिया। हमारे नाम पे 4.5% निकाला, उसको भी उसमें डाल दिया और कहा नहीं, वो आपसे मतलब नहीं है। 10 हम देंगे, 10 आपसे लेंगे और उसके बाद हम उसको देंगे, 8.5% हम अलग से रखेंगे, उसको हम सब व्यापारी दे दें। गणना हमारे पास पूरी है, लेकिन सरकार की जब नियत होती है, तो चीजें बेहतर दिशा में बढ़ती। सरकार इस समय, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार का निम्न और मध्य वर्ग एजेंडे में है नहीं। अगर है तो 5 किलो राशन वाले तक सीमित हो गया है, बाकी मध्य वर्ग को तो पीसना है। जो उद्योगपति हैं, उनको पैसा पहुंचाना, 28.5% सरकारी पैसा। अगर आप अनुमान लगाएं राजू भाई, बताओ, जिससे मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, 15 लाख जी लोग जी हैं। जी जी इसका मतलब 1 लाख जिन लोगों के वेतन है, 28,500 रुपए उनका जाएगा। 28,500 रुपए आप जाओगे अपना, दोनों को मिला करके हम मान लेते हैं 1 लाख पर, और उसको उतना भी नहीं मिलेगा। और अभी आपने बजट की बात की, बहुत अच्छी मजेदार बात आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी 54% बजट खत्म नहीं हो पाया। आज चल रहा है जनवरी का, आज है 28 तारीख, मार्च में खत्म हो जाएगा, टाइम उसका, ड्यूरेशन उसका, लेकिन 54% पैसा खर्च नहीं हो पाया है। इसका मतलब इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, उसकी बंदरबाट है और उसकी नीयत साफ नहीं, इसलिए समस्या है। रही बात वित्तीय प्रबंधन की, तो मैं 1-2 पॉइंट है जिसको बताना बहुत जरूरी समझता हूं जी जी कि इसमें जो एक व्यवस्था दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 52 साल में, वो 25 साल आपका टारगेट पूरा भी कर लेता है कि 25 साल के बाद फुल पेंशन, 25 साल उसने पूरा कर लिया और वो बीआरएस लेना चाहता है, तो बीआरएस लेने के बाद अब उसको पेंशन जब शुरू होगी और 60 साल जब उसका वर्ष पूरा होगा, यानी कि 8 साल क्या करेगा वो? अब कल्पना करिए 8 साल क्या करेगा वो? इस इंतजार में रहेगा कि पेंशन आएगी तो 8 साल बाद आएगी तो हम बच्चे की फीस भरेंगे। बिजली का बिल तो 8 साल बाद ही आएगा। सिलेंडर भी 8 साल बाद मंगाएगा वो। अब कल्पना करिए, और एक तरफ मैं और इशारा कर रहा हूं, हमारे यहाँ नियम है, कोई लोकसभा सदस्य 25 साल में लड़ सकता है, विधानसभा 25 साल में लड़ सकता है, यानी कि 5 साल अगर उसने कार्यकाल पूरा कर लिया तो 30 साल का हुआ। हम जब एक कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो हम पेंशन के हकदार हो गए 30 साल में। एक सांसद विधायक 30 साल में संसद पेंशन का भुगतान हो गया, और कर्मचारी 60 साल बाद करेगा, 60 साल बाद लेगा वो रिटायर चाहे 52 साल में हो जाए, चाहे 56 साल में हो जाए। गजब का तमाशा बना रखा है आपने, अपने लिए ये व्यवस्था, दूसरों की, और सिविल नागरिक संहिता ला रहे हैं आप। इसमें संहिता कब आएगी? इसमें कब बात होगी? तो ये बहुत ही मैं फिर एक सीधी लाइन में कहता हूं, एनपीएस घोटाला था, यूपीएस महाघोटाला है। एनपीएस हमारा छल था हमारे साथ, और ओपीएस महाछल है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो अंग्रेमी व्यवस्था के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, नौजवानों के साथ धोखा है। और रही बात, बहुत अच्छी तरह से इशारा दिया, क्योंकि मेरे पास रोज़ 2-4 फ़ोन अर्धसैनिक बलों के आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बीआरएस अगर कोई लेता है, तो देश का अर्धसैनिक बल लेता है। उसके पीछे कारण है। दुर्गम परिस्थितियों में, खराब मौसम में, तमाम सारी दिक्कतों को झेलते हुए देश की सेवा करता है। तो जब उसका 20 साल पूरा हो जाता, पहले पेंशन 20 साल में मिल जाती थी, फुल पेंशन 20 साल में, आपने 25 कर दिया। अब इसका मतलब ज्यादातर अर्धसैनिक बल लगभग बाहर हो जाएगा, मैं बता दूं आपको। और राष्ट्रवादी सरकार ने किया है, दूसरी सरकार नहीं है, राष्ट्रवादी सरकार है।
और अब वो क्या करता था कि चलो हमारी 20 साल सर्विस पूरी हो गई, हमें फंड मिल जाएगा, हमें पेंशन मिलेगी, हम थोड़ा परिवार के बीच में, अपने माँ-बाप के बीच में, अपने बच्चों के बीच में रह लेंगे, तो ज़्यादातर बीआरएस लेके चले जाते थे, तमाम सारी दिक्कतों को झेलते हुए। तो लगता था चलो पेंशन मिलेगी। सबसे ज़्यादा कुठाराघात उसी पर हो रहा है। सबसे बड़ा कुठाराघात उसी पे हो रहा है। रोज़ लोगों पर वो मेरे पास फ़ोन करते रो रहा है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, देश के रक्षा मंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, आप उसके गृहमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं होली-दिवाली उनसे मनाने। होली-दिवाली मनाने, फूल बरसाने से कुछ नहीं होगा। उसका हक उसको दिया जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक होली-दिवाली मत प्रधानमंत्री जी मनाइएगा, आप अर्धसैनिक बलों को ओपीएस बहाल कर दीजिएगा, आपकी जय-जयकार करेगा। देखिए अभी आपने हरियाणा की चर्चा किया था और अभी 3-4 दिन पहले हैं, व्यापारियों का बहुत बड़ा पैसा माफ़ कर दिया गया। व्यापारियों को माफ़ कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ मुफ्त मुफ्त के उपहार देने के लिए अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर, मुफ्त के उपहार देने के लिए पैसे हैं, जजों के पेंशन वेतन के लिए नहीं, कोर्ट ने बोला है। मैं कह रहा हूँ कि ओपीएस से 1 पैसा यूपीएस और एनपीएस से ज़्यादा नहीं जाएगा। मेरे पास इसका पूरा कैलकुलेशन है। सरकार अगर बैठे टेबल पे मैं उसको बता दूँ। सवाल अ, कैलकुलेशन का नहीं है, सरकार की नियति का है। मैं आपसे बताऊँ इसका मैं आपका जो खुलासा कर दूँ कि क्यों ये कर रही है। अभी देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत चर्चा हुआ था, कि जी, कर्मचारियों जी। का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में भी जा रहा है। असली जी, जी। खेल बॉन्ड का है। कि जब हमें ओपीएस आएगी तो हमारा बॉन्ड में नहीं जाएगा। लेकिन जब हज़ारों करोड़ रुपए हम कर्मचारियों को किसी कंपनी को दे देंगे, तो कुछ करोड़ रुपए वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कल्पना करिए 1 करोड़ मोटा-मोटा मैं बहुत ज़्यादा गणितज्ञ नहीं हूँ ना शास्त्री हूँ। 1 करोड़ कर्मचारी है एनपीएस के दायरे में लगभग, ठीक? जी, अब जी, अगर जी। उसकी एक एक मोटा मान लें कि 50,000 ही तनख्वाह है, औसत में औसत में। औसत जी, जी, मान लें। जी। इसका मतलब आपका अगर 50 है तो लगभग साढ़े 28% आप बात कर रहे हो। यानी कि लगभग 14% से प्लस, सवा 14% पैसा पूरे कर्मचारियों का कंपनियों को दे रहे हो आप। सवा 14% हम 50 की 1 के बजाय हम 50 की बात कर रहे हैं। इसलिए हम सवा 14% की बात कर रहे हैं। सवा 14% पैसा आप उठा-उठा के मार्केट में उठा-उठा के कंपनियों को उठा-उठा कंपनियों को दे रहे हैं। क्या फ़ायदा है आपका? सरकार का क्या फ़ायदा है? सरकार क्या फ़ायदा? सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड का फ़ायदा है, पैसे का नहीं फ़ायदा है। इधर से लेना है क्योंकि वो सीधे हमसे नहीं ले सकते। वो हमसे कहें कि अगर ₹2 आप चंदा दीजिए, मेरी मर्ज़ी मैं नहीं दूँगा। लेकिन कंपनियों को हज़ार करोड़ दिलवाऊँगा, तो उनसे कह लूँगा बल्कि कान पकड़ के ले लूँगा। ये है खेल उसमें। मैं कह रहा हूँ कोई सरकार, अगर सरकार सरकारी पेंशन देती थी तो सरकार की ताकत थी। अगर सरकार अपने 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 कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रही हो, दूसरे से पेंशन दिला रही तो ये गर्व का बात है कि शर्म की बात है? कोई सरकारी संस्थान नहीं चल पा रहा है, ये सरकार की शर्म की बात है कि गर्व की बात है? और आप बेच दो, वो आप गर्व को घोषित कर रहे हो। निजीकरण का सवाल क्या है? कि संस्थानों को आप उठा-उठा के बेच दे रहे हो और उसमें गर्व महसूस कर रहे हो कि देखो हमने 4 बेच दिया, हमने 8 बेच दिया। मैं गाँव से जुड़ा हूँ, गाँव का बच्चा कम कमाने वाला भी हो, लेकिन अपने पूर्वजों की ज़मीन बेचता है तो पूरा गाँव थू-थू, थू-थू करता है। कहता है कैसा नालायक बच्चा है, खुद बना नहीं पाया लेकिन पूर्वजों की ज़मीन ज़मीन बेच दे रहा है। ये गाँव की भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। लोग थू-थू-थू करते हैं। ऐसे क्या हो गया? क्यों प प पुश्तैनी ज़मीन बेच रहे हो? शायद आपके यहाँ भी ऐसा होगा। ऐसा लगभग ज़्यादातर लोगों की सोच में रहती है और आप बेच कर कह रहे हो कि हम तो बड़ा तीर मार दे रहे हैं। तीर मारना इसमें क्या हुआ भाई? और मैं एक सवाल इसलिए बार-बार कहता हूँ, अगर कोई संस्थान फ़ायदे में है, तो आप बेच क्यों रहे हो? और कोई संस्थान अगर घाटे में है, तो वो क्यों ले रहा है? घाटे का सौदा कोई व्यापारी क्यों करेगा? क्यों लेगा वो? उसके पीछे का कारण क्या है? लखनऊ एयरपोर्ट दे दिया गया। एयरपोर्ट किसने बनाया? इस देश की आम जनता के टैक्स के पैसे का है। अगर एयरपोर्ट बनाना है किसी बिज़नेसमैन को, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जहाँ एयरपोर्ट नहीं वहाँ बनाइए, वहाँ टंडीला खड़ा करिए, एयरपोर्ट बनाइए, फिर कमाइए। रेल जहाँ नहीं बिछी वहाँ बिछाइए, फिर कमाइए, फिर ले जाइए। नहीं, जहाँ बना है, जहाँ कमाना सिर्फ है, वहाँ हम आपको दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और लास्ट में मैं बताऊँ, सरकारी कर्मचारी कमज़ोर होने का मतलब मिडल क्लास कमज़ोर होगा।
सिर्फ मेरे घर में तनख्वाह आती है तो मेरे अपने घर में तनख्वाह और रखी नहीं रहती है। उस तनख्वाह का सर्कुलेशन होता है। हम बच्चे की फीस भरते हैं, हम दूध मँगाते हैं, हम पेपर मँगाते हैं, हम टीवी चैनलों का पैकेज भराते हैं। वो सर्कुलेट होता है, कोई अकेले नहीं है। उत्तराखंड की मैं बात करूँ जहाँ मैं गया था, मैं अपनी व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। एक जगह मैं गया, रैली में गया था, जीतू पहलवानी साहब वहाँ थे, तो वो जी। कार्यक्रम कराए थे, मैं वहाँ गया। तो एक एक मार्केट में खड़ा हुआ, तो मार्केट में बड़ी रौनक थी। तो मैंने दुकानदारों से पूछा कि भाई साहब आपके यहाँ क्या सेल बहुत ज़्यादा है? क्या आप लोग बड़ी खुशहाल दिख रहे हैं? तो उनका एक ही लफ्ज़ था कि सर हमारे यहाँ सेना के रिटायर्ड लोग बहुत रहते हैं, उनको पेंशन मिलती है और इसलिए हम पूरा उनका महीने भर का देते हैं। हमें पता है कि 1 तारीख को आएगा, मुझे मिल जाएगा। और जिन जिन इलाकों में वो सैनिक नहीं रहते रिटायर, उनकी दुकानें नहीं चल रही। ये उत्तराखंड की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।